Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, हम लोग रॉयल्टी अकाउंट पढ़ रहे हैं। रॉयल्टी अकाउंट के कई सारे प्रॉब्लम्स हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। आज का जो प्रॉब्लम है वो फिर से एक बार लेजर अकाउंट में आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो रॉयल्टी अकाउंट में लेजर अकाउंट्स कैसे बनते हैं ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी रॉयल्टी अकाउंटिंग के लेजर अकाउंट्स के प्रॉब्लम के साथ। सबसे पहले हम लोग हमारी प्रॉब्लम को रीड कर लेते हैं। फ्रॉम द बिलो गिवन इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राठी डायमंड लिमिटेड। कंपनी लीज्ड अ colliery on 1st January 2010 at a minimum rent of rupees 75,000. Royalty rate at the rate rupee 1 per ton. Right of recupping of short working is restricted to first 3 years. Output for the first 4 years of the lease was 40,000, 65,000, 1,05,000 and 90,000 tons respectively. देखिए हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारे सामने है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि मेसर्स राठी डायमंड लिमिटेड में हमको अकाउंट्स बनाने हैं, लेजर अकाउंट्स बनाने हैं। अब नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाने हैं तो हमें बनाना होगा एक तो रॉयल्टी अकाउंट, मिनिमम रेंट अकाउंट, लैंडलॉर्ड का अकाउंट और शॉर्ट वर्किंग का अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट हमारे बन जाएंगे। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम एक बार हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे कि हमें बताया गया है 1 जनवरी 2010 को लीज की गई थी कोलियरी और उसका मिनिमम रेंट जो फिक्स किया गया था वो था 75,000 का। और जो रॉयल्टी का रेट फिक्स हुआ था वो रॉयल्टी का रेट फिक्स हुआ है ₹1 पर टन, यानी कि आउटपुट जितना रहेगा उसके पर टन आउटपुट पर ₹1, यानी कि ₹1 का रॉयल्टी अमाउंट मिलेगा। रिकपमेंट जो है वो शॉर्ट वर्किंग जो रिकवर होने वाली है हमारी, उस रिकपमेंट का जो ड्यूरेशन है वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स, यानी कि पहले 3 सालों में ही रिकवरी होगी शॉर्ट वर्किंग्स की। और लास्ट में जो दिया गया है वो है आउटपुट। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ हम रॉयल्टी अकाउंटिंग के लेजर अकाउंट्स को बनाएंगे, लेकिन उसको बनाने से पहले हम बनाते हैं एनालिटिकल टेबल, यानी कि यहाँ पर हमारी जो वर्किंग्स होती हैं उस वर्किंग्स को लेकर हमें ये एनालिटिकल टेबल बनाना होता है। तो हम एनालिटिकल टेबल बना लेते हैं। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, आपके सामने एनालिटिकल टेबल दिख रहा है। सबसे पहले ईयर का कॉलम है तो हम लोग ईयर लिख देंगे 2010, 2011, 2012, 2013। अब आउटपुट जो दिया गया है हमने उसको लिख देना है यहाँ पर। तो हमें आउटपुट दिया गया था पहले 4 सालों का 40,000, 65,000, 1,05,000, 90,000। तो हमने आउटपुट भी आउटपुट के कॉलम में लिख दिया है। अब इसके बाद का जो नेक्स्ट कॉलम होगा वो होगा रॉयल्टी का। अब जैसे कि हमारा ईयर का कॉलम बन गया है, ईयर के कॉलम में 4 साल लिख दिए हैं हमने 2010, 2011, 2012, 2013। आउटपुट भी हमने लिख दिया है 40,000, 65,000, 1,05,000 एंड 90,000। अब रॉयल्टी जो फिक्स की गई थी वो रॉयल्टी फिक्स की गई है ₹1 पर टन के लिए। अब 2010 में आउटपुट जो था वो था 40,000, तो रॉयल्टी भी बन जाएगी 40,000 क्योंकि ₹1 से हमने कैलकुलेट किया है। 2011 में आउटपुट था 65,000, रॉयल्टी भी बनेगी 65,000। 2012 में आउटपुट था 1,05,000, रॉयल्टी पर टन ₹1 के हिसाब से रॉयल्टी हो जाएगी 1,05,000। 2013 में आउटपुट था 90,000, रॉयल्टी एट द रेट ₹1 पर टन के हिसाब से हमारी अमाउंट बन जाती है 90,000। अब मिनिमम रेंट जो है हमारा, मिनिमम रेंट 75,000 का फिक्स किया गया था। अब मिनिमम रेंट का कॉलम मैंने यहाँ पर नहीं दिया है क्योंकि मिनिमम रेंट ये हर साल के लिए फिक्स है अमाउंट 75,000 की। अब जैसे कि हमें पता है फर्स्ट ईयर में रॉयल्टी की अमाउंट 40,000 है और मिनिमम रेंट की अमाउंट 75,000 है। तो यहाँ पर जो गैप आ रहा है वो होता है हमारा शॉर्ट वर्किंग। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग जो है 2010 का वो आएगा 35,000 का। 2011 में रॉयल्टी की अमाउंट है 65,000 और मिनिमम रेंट की अमाउंट है 75,000, तो अगेन शॉर्ट वर्किंग आएगी 10,000 की। 2012 में रॉयल्टी की अमाउंट है 1,05,000 और मिनिमम रेंट की अमाउंट है 75,000, यानी कि रॉयल्टी ज़्यादा है। तो जब रॉयल्टी ज़्यादा होती है तो शॉर्ट वर्किंग्स नहीं होती है, तो तब होती है सरप्लस। तो इसे हम सरप्लस के कॉलम में लिख देंगे। सरप्लस है हमारा 30,000।
2013 में हमारी रॉयल्टी की अमाउंट है 90,000 और मिनिमम रेंट है हमारा 75,000। तो जो अमाउंट ज़्यादा आ रही है रॉयल्टी में वो है 15,000 की, जो कि हमारा सरप्लस होगा। अब जैसे कि हमें बताया गया है कि राइट ऑफ रिकपमेंट जो है शॉर्ट वर्किंग्स का, वो रेस्ट्रिक्ट किया गया है पहले 3 सालों में, यानी कि पहले 3 साल 2010, 2011 और 2012 में हमें हमारी शॉर्ट वर्किंग्स को रिकवर करने की अनुमति है। तो आगे हम कॉलम बनाएंगे हमारा रिकपमेंट का। तो जैसे कि हमें पता है 2010 में हमारे पास किसी भी तरह का सरप्लस नहीं है, तो यहाँ पर रिकपमेंट नहीं होगा। 2011 में भी हमारे पास किसी तरह की सरप्लस अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पर भी रिकवरी नहीं होगी। 2012 में सरप्लस अमाउंट है हमारी 30,000 की। अब हम देखते हैं कि हमारे शॉर्ट वर्किंग्स कितने हैं। अब शॉर्ट वर्किंग्स 2010 के हैं 35,000 और 2011 के हैं 10,000, यानी कि टोटल 45,000 के अमाउंट्स हमारे शॉर्ट वर्किंग्स में है। तो इसकी रिकवरी हमें करनी है। लेकिन 2012 में जो बैलेंस हमारे पास है वो सिर्फ है 30,000 का, यानी कि 30,000 को हम रिकवर कर सकते हैं। तो 2010 के जो शॉर्ट वर्किंग्स थे 35,000 के, उसे हम रिकवर कर लेंगे यहाँ पर, जो कि अवेलेबल अमाउंट है हमारी 30,000 की। तो हमारी 2012 में 30,000 की रिकवरी हो सकती है, क्योंकि उतना ही बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। अब जैसे कि हमें पता है पहले 3 सालों में ही रिकवरी करने के लिए परमिशन दी गई थी। तो 2010 के 5,000 जो है वो अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं, और 2011 के 10,000 जो है वो अभी भी रिकवर नहीं हुए हैं। तो टोटल जो अमाउंट है अनरिकवर्ड का वो है 15,000 का। तो ये जो 15,000 की अमाउंट है वो 15,000 की अमाउंट अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग्स में आ जाएगी। तो हमारा जो लास्ट का कॉलम है अनरिकवरेबल शॉर्ट वर्किंग, नेक्स्ट कॉलम, उसमें हम ये अमाउंट हमारी लिख देंगे 15,000 की, जो कि हमारी अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग्स है। अब लास्ट कॉलम जो होता है वो होता है पेएबल टू लैंडलॉर्ड का। अब हमें लैंडलॉर्ड को पेमेंट देना है। अब आप लैंडलॉर्ड को पेमेंट कितना दे सकते हैं? तो जैसे कि हमें पता है मिनिमम रेंट और रॉयल्टी, इन दोनों में से जो अमाउंट ज़्यादा होगी उसी अमाउंट से हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर देते हैं। अब जैसे कि हमें पता है 2010 में रॉयल्टी की अमाउंट कम है और मिनिमम रेंट की अमाउंट ज़्यादा है, यानी कि 75,000, तो लैंडलॉर्ड को हम पेड कर देंगे 75,000। 2011 में रॉयल्टी की अमाउंट है 65,000 और मिनिमम रेंट है 75,000, तो अगेन लैंडलॉर्ड को हम 75,000 पेड कर देंगे। 2012 में रॉयल्टी की अमाउंट है 1,05,000 और मिनिमम रेंट है 75,000। अब यहाँ पर रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा है, तो हमें लैंडलॉर्ड को 1,05,000 पेड करने पड़ेंगे। लेकिन 2012 में हमने रिकवरी यानी कि रिकपमेंट दिया है 30,000 का, तो उसे हम पहले एडजस्ट कर देंगे। तो 30,000 का रिकपमेंट देंगे और बचा हुआ जो बैलेंस है वो हम लैंडलॉर्ड को पेड कर देंगे। तो बाकी जो बचता है बैलेंस वो 75,000 होता है। तो ये 75,000 का बैलेंस भी हमने यहाँ पर लैंडलॉर्ड को पेड कर दिया है। 2013 में लैंडलॉर्ड को हमने जो अमाउंट पेड करनी है वो भी रॉयल्टी की अमाउंट है, क्योंकि रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा है। सो 90,000 रुपीज़ जो यहाँ पर है वो 90,000 रुपीज़ की अमाउंट हमको पेड करनी है। सो लैंडलॉर्ड को जो अमाउंट पेड होगी वो होगी 90,000 रुपीज़। तो इसी तरह से हमारा जो एनालिटिकल टेबल है वो बन के तैयार है। यहाँ पर हमने सारे कैलकुलेशंस कर लिए हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने ये एनालिटिकल टेबल देख लिया है। अगर एनालिटिकल टेबल कैसे बनाना है ये आपको डिटेल में देखना है तो उसका वीडियो मैंने बना कर रखा है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप उस लिंक पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा एनालिटिकल टेबल तैयार है। अब हम बनाते हैं हमारे लेजर अकाउंट्स को। तो इन द बुक्स ऑफ मेसर्स राठी डायमंड लिमिटेड, सबसे पहले हम हमारा रॉयल्टी अकाउंट बनाएंगे। अब फॉर्मेट आप देख सकते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऑन बोथ द साइड्स। तो इस तरह से हमारा रॉयल्टी अकाउंट हम बना लेंगे। अब रॉयल्टी अकाउंट में जब जैसे कि हमें पता है 31 दिसंबर 2010 को मिनिमम रेंट आएगा, क्योंकि रॉयल्टी जो थी वो रॉयल्टी कम थी और मिनिमम रेंट जो था वो ज़्यादा था। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2010 को जो अमाउंट आएगी वो है मिनिमम रेंट की अमाउंट, जो कि है 40,000 रुपीज़। अब ये जो 40,000 रुपीज़ है वो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को सेंड करने होते हैं, क्योंकि रॉयल्टी की जो अमाउंट है वो रॉयल्टी की अमाउंट हमें भेजनी पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। अब जैसे कि हमें पता है मिनिमम रेंट जो था वो 75,000 था और 35,000 जो थे वो और 35,000 जो था वो शॉर्ट वर्किंग आ जाती है हमारी। तो यहाँ पर जो है वो मिनिमम रेंट अकाउंट में हमें ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर देनी होती है। तो 40,000 रुपीज़ जो है वो मिनिमम रेंट के अमाउंट में जाते हैं। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2010 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट 40,000 हमने लिख दिया है।
और अब ये जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, तो इसे हम क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र भी कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 31 दिसंबर 2010 को 40,000 से। और इसी तरह से 2010 का जो बैलेंस है वो क्लोज हो जाएगा और अकाउंट भी यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर यानी कि 31 दिसंबर 2011 में फिर से हमारे पास मिनिमम रेंट के अकाउंट को हमें यहाँ पर लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर भी रॉयल्टी की अमाउंट कम थी और शॉर्ट वर्किंग आ रहे थे। सो 31 दिसंबर 2011 को टू मिनिमम रेंट अकाउंट 65,000। अब ये जो 65,000 की अमाउंट है उसे भी हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, जो कि क्रेडिट साइड में आएगा 31 दिसंबर 2011 को 65,000 से। और टोटल हो जाएगा हमारा 65,000 और ये अकाउंट जो है वो अकाउंट क्लोज हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर में जो है वो रॉयल्टी की अमाउंट है, जो कि रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से ज़्यादा है। अब जब रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से ज़्यादा हो जाती है तो उस वक्त पर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग वो अमाउंट को लैंडलॉर्ड को पेड कर देते हैं। सो डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2012 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 1,05,000 आ जाएगा और ये सेम अमाउंट जो रॉयल्टी की है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट साइड में। सो 31 दिसंबर 2012 को क्रेडिट साइड में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,05,000 और यहीं पर हमारा अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। लास्ट ईयर में भी हमारी जो बैलेंस था रॉयल्टी का वो बैलेंस ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, तो वो अमाउंट जो है वो हम पेड कर देंगे हमारी लैंडलॉर्ड को। सो 31 दिसंबर 2013 को डेबिट साइड में टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 90,000 और सेम अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे क्रेडिट साइड में 31 दिसंबर 2013 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और इसी तरह से हमारा ये बैलेंस भी हो जाएगा और अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। तो रॉयल्टी अकाउंट हमारा यहाँ पर बनकर तैयार है। अब हम बात करेंगे हमारे लैंडलॉर्ड के अकाउंट की। अब लैंडलॉर्ड का जो अकाउंट है उसमें हमें पता है कि हमें हर साल रॉयल्टी की अमाउंट जो होती है या फिर मिनिमम रेंट की जो अमाउंट होती है, इन दोनों में से जो भी ज़्यादा अमाउंट होती है वो हमें पेड कर देनी होती है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि सबसे पहले 31 दिसंबर 2010 को हम लोगों ने मिनिमम रेंट पेड कर दिया था, जो कि रॉयल्टी में दिया गया था। तो फिर ये अमाउंट जो है वो हम पेड कर देंगे लैंडलॉर्ड को। तो 31 दिसंबर 2010 को जो अमाउंट पेड की जाएगी वो है 40,000 की। अब ये जो 40,000 थे वो रॉयल्टी की अमाउंट थी, यानी कि मिनिमम रेंट जो है 75,000 का था। तो यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग जो है वो 35,000 की आती थी, तो वो शॉर्ट वर्किंग जो है वो हमें यहाँ पर एडजस्ट करनी पड़ेगी। सो क्रेडिट साइड में अगेन 31 दिसंबर 2010 को बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 35,000। तो 40,000 प्लस 35,000 यानी कि 40,000 रॉयल्टी के थे ही, लेकिन हमें मिनिमम रेंट की भी अमाउंट पेड करनी पड़ती है, क्योंकि जितनी अमाउंट मिनिमम रेंट की फिक्स की गई है उतनी अमाउंट एटलीस्ट हमें देना ज़रूरी हो जाता है। तो ये दोनों की मिलकर अमाउंट है 75,000। तो ये शॉर्ट वर्किंग जो है 35,000 वो हमने एडजस्ट कर लिए यहाँ पर, और टोटल पेमेंट जो है 75,000 का वो लैंडलॉर्ड को हमने दे दिया, जिसकी एंट्री होगी लैंडलॉर्ड अकाउंट के डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2010 को डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 75,000 और 75,000 2010 के पेड कर दिए हैं। इसी के साथ 2011 में भी हमने रॉयल्टी जो पेड की थी वो थी बाय रॉयल्टी अकाउंट 65,000 की, क्योंकि 2011 में रॉयल्टी की अमाउंट 65,000 की थी। अगेन यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग्स आती हैं 10,000, क्योंकि मिनिमम रेंट जो फिक्स किया गया था वो 75,000 का था। तो इस शॉर्ट वर्किंग को भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। तो 31 दिसंबर 2011 को बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 10,000 और जो फाइनल पेमेंट हमारा होने वाला है लैंडलॉर्ड को वो होगा 31 दिसंबर 2011 को टू बैंक अकाउंट 75,000 और इसी के साथ हमारा जो अकाउंट है वो अकाउंट भी यहाँ पर क्लोज हो जाता है। अब नेक्स्ट ईयर में रॉयल्टी की जो अमाउंट है वो है 1,05,000, यानी कि रॉयल्टी की अमाउंट मिनिमम रेंट से ज़्यादा है, तो यहाँ पर सरप्लस हो जाता है और ये सरप्लस की जो अमाउंट आती है उसमें से हम पिछले साल की जो शॉर्ट वर्किंग्स है उसे रिकवर कर लेते हैं। तो अब जैसे कि हमें पता है 31 दिसंबर 2012 को शॉर्ट वर्किंग्स जो थे 30,000 के वो रिकवर कर दिए थे। एनालिटिकल टेबल में हमने ये कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, उसे हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस भी कर लिया है। तो 31 दिसंबर 2012 को टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 30,000 रुपीज़ और 1,05,000 रॉयल्टी में से 30,000 रुपीज़ हम जो है वो शॉर्ट वर्किंग की रिकवरी कर लेते हैं, यहाँ पर रिकपमेंट हो जाता है। तो रिमेनिंग बैलेंस जो है 75,000 का उसे हम पेड कर देंगे लैंडलॉर्ड को। सो 31 दिसंबर 2012 को टू बैंक अकाउंट 75,000 और टोटल जो रॉयल्टी यहाँ पर बन रही है वो है 31 दिसंबर 2012 को बाय रॉयल्टीज अकाउंट 1,05,000।
तो इसी तरह से हमारा ए अकाउंट क्लोज हो जाता है। इस ईयर में हमारे रॉयल्टी की अमाउंट ज़्यादा थी, जिसमें से हमने शॉर्ट वर्किंग्स को रिकवर कर दिया था और वो एंट्री हमने यहाँ पर कर दी है। अब जो लास्ट ईयर है, लास्ट ईयर में रॉयल्टी की अमाउंट 90,000 है, जो कि ज़्यादा है मिनिमम रेंट से, तो वो लास्ट ईयर में किसी तरह की रिकवरी भी नहीं है, तो पूरी की पूरी रॉयल्टी की अमाउंट जो है वो हम लैंडलॉर्ड को पेड कर देंगे। सो 31 दिसंबर 2013 को बाय रॉयल्टी अकाउंट 90,000 क्रेडिट साइड में हम इसकी एंट्री कर देंगे और पूरी की पूरी अमाउंट हमारी जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी लैंडलॉर्ड को। सो 31 दिसंबर 2013 को टू बैंक अकाउंट 90,000 से हम इसकी भी पेमेंट कर देंगे। तो 90,000 रुपीज़ से हमारा जो रॉयल्टी का अकाउंट है वो अकाउंट भी यहाँ पर क्लोज हो जाता है और इसी के साथ हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट यहाँ पर बन जाता है। अब आप देख सकते हैं कि लैंडलॉर्ड को 2010 में 75,000 जो कि मिनिमम रेंट की अमाउंट थी वो हमने पेड कर दी थी। 2011 में भी 75,000 अमाउंट पेड कर दी थी। 2012 में 1,05,000 दिए थे, जिनमें से 30,000 जो है वो रिकवरी के थे और 75,000 रिमेनिंग बैलेंस था। और 2013 में 90,000 रुपीज़ हमने लैंडलॉर्ड को पेड किए हैं, जो कि रॉयल्टी की अमाउंट थी। तो इसी तरह से हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बनकर तैयार है। अब हम नेक्स्ट अकाउंट बनाते हैं जो है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। अब जैसे कि हमें पता है शॉर्ट वर्किंग का कॉलम हमने बना के रखा हुआ था। शॉर्ट वर्किंग जो है वो 2 साल में थे और थर्ड ईयर में उस शॉर्ट वर्किंग को रिकवर भी किया गया था। तो शॉर्ट वर्किंग का जो अकाउंट बनेगा वो फर्स्ट 3 ईयर्स का बनेगा। सो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहली एंट्री आएगी हमारी 31 दिसंबर 2010 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 35,000। अब ये जो बैलेंस है वो पहला बैलेंस था, पहले साल में था, तो और कुछ नहीं है यहाँ पर, तो हम अकाउंट क्लोज कर देते हैं और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा उसे बैलेंस कैरी डाउन बताएंगे। 31 दिसंबर 2010 को क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन 35,000। अब ये जो कैरिड डाउन बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। सो डेबिट साइड में 1 जनवरी 2011 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 35,000। अब 2011 में भी हमारे पास शॉर्ट वर्किंग्स है जिसे हम रिकॉर्ड कर देते हैं डेबिट साइड में 31 दिसंबर 2011 को टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 10,000। अब ये जो 10,000 शॉर्ट वर्किंग थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब यहाँ पर जो बैलेंस है वो बैलेंस आ जाएगा 45,000 का और क्रेडिट साइड में जो है वो बैलेंस कैरिड डाउन आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 45,000। तो हमारा अकाउंट जो है वो अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा और ये जो कैरिड डाउन बैलेंस है वो कैरिड डाउन बैलेंस नेक्स्ट ईयर में बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2012 को डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 45,000। अब क्रेडिट साइड में जैसे कि हमें पता है 31 दिसंबर 2012 को हमने शॉर्ट वर्किंग जो थी उसको रिकवर कर दिया था। तो ये जो रिकवरी है वो हमने कर दी है 30,000 की। सो क्रेडिट साइड में हमारी अमाउंट आ जाएगी 31 दिसंबर 2012 को बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 30,000 और 30,000 की अमाउंट रिकवर की गई थी और 15,000 का जो बैलेंस था वो अनरिकवर्ड अमाउंट का था, यानी कि वो जो शॉर्ट वर्किंग्स थे वो शॉर्ट वर्किंग्स रिकवर नहीं हुए थे। तो ये जो अमाउंट है 15,000 की उसे हमको ट्रांसफ़र कर देना होगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि ये अनरिकवरेबल है और पहले 3 सालों में ही रिकवरी एक्सपेक्टेड थी, तो रिकवरी जो है वो 3 सालों में ही देनी थी। तो हमें तुरंत ही इस अकाउंट को, इस अमाउंट को जो है वो ट्रांसफ़र कर देना है और राइट ऑफ कर देना है। सो 31 दिसंबर 2012 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 15,000 और इसी तरह से 45,000 का जो बैलेंस है वो बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा और किसी भी तरह का बैलेंस यहाँ पर नहीं रहेगा, अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट जो है वो अकाउंट भी हमारे पास रेडी हो गया है। तो हमने रॉयल्टी अकाउंट देख लिया, लैंडलॉर्ड का अकाउंट देख लिया, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट भी देख लिया। तो इसी के साथ हमारा जो ये लेजर अकाउंट का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बहुत ही आसान तरीके से हमने एनालिटिकल टेबल को भी बनाया और साथ ही साथ हमारे लेजर अकाउंट्स को भी हमने बना दिया और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम के साथ ही साथ कई सारी एडजस्टमेंट और कई सारे प्रॉब्लम्स रॉयल्टी अकाउंटिंग के मैंने अपनी यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी अपलोड करके रखे हैं। अगर आप उन सारी प्रॉब्लम को पढ़ना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोज़ को देखकर उन्हें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। फ्रेंड्स, हम लोग मिलेंगे रॉयल्टी अकाउंटिंग के एक एडवांस्ड एडजस्टमेंट के साथ, जहां पर हम देखेंगे कि प्रोडक्शन अमाउंट हमें दी नहीं गई है जिसे कि हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने फिर से आऊँगी हमारी एक एडवांस्ड एडजस्टमेंट को लेकर। तब तक के लिए इन सारी वीडियोज़ को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।